हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बाइनोमियल पॉइजन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सुपर इजी, बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेके बैठो मेरे साथ, साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। सुपर इजी चीजें हैं। अब देखो क्या बात हुई, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था ना, सब अच्छे से आराम से चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। हमें सारी वैल्यूज निकालनी आ रही थी। px इक्वल टू 0 हम निकाल लेते थे, px इक्वल टू 1 हम निकाल लेते थे पॉइजन से, बाइनोमियल से। फिर नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई क्योंकि क्वेश्चंस में जब ये आने लगा कि x 0 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, जब ऐसे क्वेश्चंस हमें करने पड़े जहां पे कंटिन्यूस बात हो रही है, बात किसकी बात हो रही है? कंटिन्यूस की बात हो रही है। यहाँ पे x क्या है? फाइनाइट, x 0 x 1। लेकिन अगर हमें ऐसे सोल्व करना पड़े कि x 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी। इस चीज को कंटिन्यूस कहते हैं कि x की वैल्यू कोई एक नहीं, कोई 2 के बीच में लाई कर रही है, और इसको डिस्क्रीट कहते हैं। नाम से डरो नहीं, डिस्क्रीट। जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर स्टार्ट कराया था तब वहां चीजें क्लियर की थी। तो यहाँ पे डिस्क्रीट की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंटिन्यूस की। तो जब कंटिन्यूस की बातें होती हैं तब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। और आपको क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा कि ये तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तो पॉइजन लग ही नहीं सकता। ऐसे हम क्वेश्चंस अच्छे से समझ के कर रहे होंगे, डोंट वरी। लेकिन ये चीज याद रखो, ये चीज को हैंडल करने के लिए कि x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, हमें जरूरत पड़ेगी दैट इज ऑफ किसकी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। करें स्टार्ट फिर? चलो फिर करते हैं। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इसका नाम है ना, वैसा ही ये टॉपिक है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा। इसके लिए 3 चीजें चाहिए हमें, ध्यान से देख लो। एक तो मुझे फॉर्मूला चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, मुझे टेबल देखना आना चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल बताऊंगी अभी। थर्ड, मुझे कर्व का समझ आना चाहिए कि कर्व में काम कैसे करते हैं। ये 3 चीजें मुझे आनी चाहिए। ये चेकलिस्ट में हमारी चेक होगी ना, टिक लग गई, इसका मतलब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। लेकिन डायरेक्ट इस पे जाना ठीक बात नहीं है, हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। सबसे पहली चीज जो आपके पास 1 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से कि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है ये बताओ। तो आपने सिंपल वहां लिखना है, दैट इज बहुत सिंपल, ध्यान से 1 अपॉन लिखना है, सिग्मा रूट यहाँ पे 2, यहाँ पर पाई, सिंपल यहाँ पे e रेज़ टू पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। दैट्स इट, 1 मार्क आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये कहीं भी क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा, सो डरने की कोई बात नहीं। मैम ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, नहीं, ये सिर्फ आपको लर्न होना चाहिए। 1 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताइए, ये चीज लिख दी। यहाँ पे एक चीज और बतानी है, दैट इज जो ये 3 चीजें आपने यूज की हैं, इनकी लिमिट्स बताओ कि x कहां तक ले सकते हैं, म्यू कहां तक ले सकते हैं। x हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। म्यू भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिग्मा नीचे, मतलब हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर में है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो चीज डिनोमिनेटर में होती है ना, वो कभी 0 नहीं हो सकती। तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप ये लिख दो, 1 मार्क आपके पास आ गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बस इतना ही, इसका क्वेश्चंस में यूज नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज पे चलते हैं। आप कहोगे मैम इसमें कोई आगे और एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, ये एज इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने माइंड में रखना है। सेकंड चीज पे चलते हैं जो अब मेन स्टार्ट होने वाली है, दैट इज नॉर्मल। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन को जानना है, इसकी कर्व को समझना होगा। इसकी कर्व जो है दैट इज वो बेल शेप्ड होती है। कौन सी शेप्ड होती है? बेल शेप्ड होती है, जैसे मैंने बनाई है। ये पीक है इसका, सेंटर को हम क्या बोलते हैं? x इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू जो है यहाँ पर हम मीन के लिए यूज करेंगे। म्यू किस लिए यूज करेंगे? मीन के लिए। जो भी हमने फॉर्मूला लिखा वहां पे म्यू मेरा मीन था, सिग्मा मेरा क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी सारी चीजें आप वहां पे जानते हो, म्यू मीन के लिए, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इस कर्व को ध्यान से समझो कि जो 3 चीजें मुझे चाहिए ना क्वेश्चंस के लिए, उसमें एक कर्व भी है, तो ध्यान से चीजें समझना। तो ये नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टाइप मैंने बनाई, जो पीक थी वहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये पीक किसके लिए, म्यू के लिए, दैट इज मीन के लिए। यहां पर मेरी वैल्यू मीन की, मोड की, मीडियन की, सबकी इक्वल होती है। यहां पर ये वाली पीक पे वैल्यू मीन, मोड, मीडियन तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बेल शेप्ड है, ये एंड तक मिलती नहीं है एक्स एक्सिस पे, बस यहां से ऐसे इनफाइनाइट चलती रहती है, लेकिन एक्स एक्सिस पे नहीं मिलती है जाके। ये एक्स एक्सिस अगर हम कंसीडर करें, ये कभी दोनों नहीं मिलेंगे आपस में। ध्यान से चीजें समझते हैं ना, पहले जो मैं बता रही हूँ समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से एक्चुअल याद क्या रखने जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास बन गई, आगे चलते हैं। ये पूरा एरिया जितना इस कर्व के अंदर आता है, हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं कि पूरा एरिया 1 है, क्योंकि ये लाइन इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये पूरा एरिया 1 है, तो ये वाला कितना होगा, 0.5, ये वाला कितना होगा, 0.5। ये बहुत काम की चीज है, क्वेश्चंस में काम आएगी, ध्यान समझ लो। पूरा 1 है तो हाफ इधर, 0.5 इधर, कितना हो गया, 0.5। अब चलते हैं यहां पर, अगर हम आगे पॉइंट्स बनाना शुरू करें, ये वाला क्या है मेरा, म्यू है, ये वाला क्या है, म्यू प्लस सिग्मा। अगर ये म्यू है तो इधर म्यू प्लस सिग्मा, उधर ये कितना है, म्यू माइनस सिग्मा। जितना ये इससे दूर है उतना ही ये इससे दूर है, इक्वल डिस्टेंस पे, इस वाली लाइन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ये म्यू प्लस सिग्मा, ये क्या है, म्यू माइनस सिग्मा। ये पूरे एरिया का जितना भी मेरा पूरा एरिया है 68.26% अप्रोक्स, ये इसको पूरे एरिया का इतना परसेंट है। अगर मैं बात करूं म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा का एरिया, ये वाला जो एरिया है, पूरा एरिया ये वाला, ये क्या करता है, पूरे एरिया का 68.26 अप्रोक्स ये उसका एरिया कवर करता है। इतना एरिया क्या है, 68% पूरे एरिया का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब जैसे मैंने ये बनाया था वैसे आगे चलते हैं। अगला होगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, और इधर यहाँ पे कितना होगा, म्यू माइनस 2 सिग्मा। ये भी पूरा, ये यहां से लेके यहां तक का एरिया, पूरा एरिया, इस पूरे एरिया का 95.46% है अप्रोक्स। बहुत ध्यान से समझना, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा का ये जितना एरिया है, ये पूरा शेडेड एरिया, ये इस पूरे बेल शेप का 98.46% है। ये आपको एक बार क्लियर करनी है चीजें, ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेनी, एग्जैक्ट याद रखना नहीं, बस टेंशन नहीं लेनी, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे आगे आके चलता जाएगा, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा और यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 3 सिग्मा, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ये पूरा 1 है और ये 0.5 हाफ में डिवाइड हो गया। ये सेंटर वाली जो कर्व है ये इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये मीन की कर्व है x इक्वल टू म्यू के लिए। ये बात यहाँ खत्म होगी। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी चीजें बता दी हो, इतना कैसे याद रखेंगे? अरे बता रही हूँ, कुछ नहीं याद रखना, मेन चीज ये 0.5 याद रखना कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 0.5 इधर हो जाता है, 0.5 उधर, और कुछ भी नहीं। ये मैंने आपको बताना जरूरी था, यू प्लस सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा वो मैंने बता दिया, लेकिन एज सच माइंड पे प्रेशर लेके चीजें याद नहीं रखनी। अब एक और चीज बताती हूँ, हमने इतना कुछ पढ़ लिया लेकिन इससे ना क्वेश्चंस नहीं होने वाले। अच्छा, नहीं होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चीजें पढ़ी, जबकि क्वेश्चन किससे होते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। किससे होते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। ये जो हमारे पास x इक्वल टू म्यू लिखा था ना हमने, x इक्वल टू म्यू, ये था हमारा नॉर्मल वेरिएट, जबकि क्वेश्चंस किससे होंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। फिर मैम इतना सारा क्यों समझाया जब क्वेश्चन होना ही स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से था? अरे ये समझाऊंगी तभी तो स्टैंडर्ड पे आओगे, बहुत ध्यान से चीज समझना। अभी हमने समझा नॉर्मल के बारे में चीजें, लेकिन उससे क्वेश्चन किससे होंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। किससे होंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल से। बहुत सिंपल है, नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, x, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, z। कैसे निकलता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। कैसे निकलता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यही एक फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना है। चेकलिस्ट में पहला फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला यही है, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हमें क्वेश्चंस में x दिया होगा, हम पहले उसे z में चेंज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल से काम नहीं होगा,
हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल चाहिए, हम उसे क्वेश्चन में नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल चेंज कर रहे होंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। डरो नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना लिटरली आप कहोगे मैम इतनी इजी क्वेश्चन है, सच में कह रही हूँ, अभी डरो नहीं यहाँ से, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, पहली चीज कि यहाँ से काम नहीं होगा, यहाँ से काम होगा। फिर ये जो कर्व सीखी थी सारी हमारी गड़बड़ होगी क्या? इस कर्व का कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। सेम रूल्स रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में भी कर्व बिल्कुल सेम रहती है बेल शेप, इसमें भी पूरा एरिया 1 रहता है, ये यहाँ पे 0.5 ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें एक और चीज माइंड में रखने वाली है कि जब हम नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आते हैं तो z क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब इसी कर्व में सारे चेंजेस लाएंगे जहां पे हम म्यू को डाल रहे होंगे 0 और सिग्मा को डाल रहे होंगे 1। जब नॉर्मल से स्टैंडर्ड पर आ रहे हैं, म्यू को 0 सिग्मा 1 डालेंगे तो हमारी कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। देखो आराम से ध्यान से चीज समझो, बिल्कुल इजी अगर आराम से समझोगे। एक बार मैं सारा समझा दूं फिर आपको बताऊंगी एग्जैक्ट आपको माइंड में चीजें क्या रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यूज क्या लिखी थी? दैट इज यहाँ मैंने लिखा था वैल्यू दैट इज x इज इक्वल्स टू म्यू लिखा था, बिल्कुल। यहाँ क्या लिखा था? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा। यहाँ लिखा था म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा। अब x की जगह क्या आएगा? z, क्योंकि मैं नॉर्मल से स्टैंडर्ड पे आ रही हूँ और म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे जो सेंटर वैल्यू वो z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू क्या है? 0 सिग्मा 1, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। म्यू की वैल्यू 0 या 2 सिग्मा था तो यहाँ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। म्यू माइनस सिग्मा, म्यू कितना है? 0, सिग्मा कितना है? 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? -1। z की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? -2। तो जो ऊपर म्यू सिग्मा की फॉर्म में लिखे हैं वो नॉर्मल था और जो नीचे z की फॉर्म में लिखे हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है जिससे हमने क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी हमें थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी थी अब हम सीधा क्वेश्चन में आ रहे होंगे। जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा नॉर्मल वेरिएट से काम नहीं हो रहा होगा, मतलब x से मेरा काम नहीं होगा, मुझे z चाहिए होगा। तो z का फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है जो मैंने पहली चीज बताई थी। सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है? दैट इज कि जो ये कर्व है 0.5 इधर होती है, 0.5 इसका एरिया इधर होता है, बस इतनी चीजें याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये नीचे वाली चीजें क्यों समझाई है? जब मैं आपको कर्व बता रही हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन क्या था? कर्व। तो जब मैं आपको कर्व से बता रही होंगी चीजें तब आपको ये बेल शेप कर्व और ये सब जो चीजें मैंने समझाई है आपको हेल्प कर रही होंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अभी तक आपके माइंड में सब होच पोच हो रहा होगा, मैम क्या क्या चीजें बता दी, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही लग रहा है। अरे क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना ये चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा मैम ने इसलिए ये चीज बताई थी, तब आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रैंडम वेरिएबल x है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बताया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद 9। यहाँ पे आएगा मीन 9 कि उसका मीन कितना है? 9। यहाँ पर जो मीन है दैट इज मिसिंग, यहाँ पर मीन आएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक कर्व है जिसका मीन 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 की, x लेस देन इक्वल्स टू 15 की, x 0 से लेकर 9 के बीच में। तो फटाफट से काम करते हैं, जल्दी से ऐसे करो, नोटबुक पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके बैठे हो, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मुझे मीन कितना दिया हुआ है? 9, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 9। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ है? 3, तो सिग्मा इक्वल टू 3। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। x से तो हमने बात करनी नहीं, हमने किससे बात करनी है? स्टैंडर्ड वाले से। तो z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सबसे पहले निकाल लो। z ये रहा, x क्या है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में? 15। म्यू कितना है? 9। सिग्मा कितना है? 3। 15 में से 9 गए दैट विल बी 6/3। z की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, है ना। सिंपल। सबसे पहला काम आपने फॉर्मूला लगा के z निकालना। आगे देखो, मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 की। इट मींस p निकालना है मुझे z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 था वो z बन गया, x की जगह क्या आ गया? z, और z की वैल्यू क्या आई थी? 2।
सेम साइन लगा के आपने लिखना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की। ये स्टेप क्लियर हो गया पक्का। x से z आ गया, 15 की जगह जो z की वैल्यू आई है वो लिखनी है और जो यहाँ साइन है वही यहाँ पर लिखना है। क्लियर हो गई चीज, आगे चलते हैं। अब z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ना, आपने क्या करना है, ये आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, आपकी बुक्स के पीछे भी होगा, वहां भी देख सकते हो। जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, जो भी आपके पास z की वैल्यू आई है वो यहाँ पे आपने देखनी है। यहाँ पे मेरे पास 2.0 ढूंढ रही हूँ मैं, ये रहा 2.0, उसके सामने 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी ना, 2.0 के सामने आपने ये 0.0 वाली ही वैल्यू उठा लेनी है। 2.0 के सामने 0 वाली ही वैल्यू, दैट इज 0.4772। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बताओ। सबसे पहले यही काम करना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जो z की वैल्यू है वो आपने टेबल से निकालेंगे 0.4772 2 के सामने, राइट। आगे देखो, मुझे z2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2 चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2। ध्यान से समझना, मेरे को पता है मेरे पास कर्व होती है, बिल्कुल होती है, ऐसी सी कर्व होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। इसको जो z चाहिए वो 2 से बड़ा चाहिए। 2 से बड़ा मतलब इधर मुझे ये चाहिए पोर्शन, ये चाहिए पोर्शन, बिल्कुल यही चाहिए। अब ये पूरा कितना था, 0.5, ये पूरा, ये एकदम एंड तक कितना है, 0.5, ठीक है। जो ये वैल्यूज टेबल से निकलती है वो हमेशा 0 से लेके उसका निकलता है। अगर मुझे 2 की वैल्यू चाहिए मतलब मुझे 0 से 2 की वैल्यू मिल गई। बहुत ध्यान से चीज समझना, pz ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैंने वैल्यू सिर्फ अभी 2 पे निकाली। देखो मैंने कहीं पे भी फाइनल नहीं लिखी, साइड पे वैल्यू लिख ली, दैट इज 0.4772, अभी कहीं नहीं लिखी। अब आपको डायग्राम कर्व से चीज समझा रही हूँ। ये 0 से 2 है, मुझे 2 से बड़ी चाहिए। जो टेबल से वैल्यू निकलती है वो हमेशा 0 से लेके 2 तक की निकली, मतलब यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 0.4772 मेरे आंसर की वैल्यू। लेकिन मुझे कहाँ की चाहिए, मुझे इसकी नहीं चाहिए, मुझे इसकी चाहिए। अगर ये पूरी 0.5 है, मुझे इसकी पता लग गई 0.4772 है, तो इसकी नहीं निकल जाएगी। बहुत ध्यान समझना, पूरी की कितनी है, 0.5, इतने की पता लग गई 0.4772 है, तो इसकी नहीं निकाल सकती मैं। इस 0.5 में से ही माइनस कर देती हूँ, 0.5 माइनस 0.4772। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, समझ आई। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा 0.5 है, टेबल से इतनी की वैल्यू पता लग गई, तो 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर देती हूँ, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब लिखना कैसे मैथमेटिकली वो देखो, ध्यान से चीज समझना। अगर मुझे, अब मैंने कर्व ये रफली बना के साइड पे देख ली, मुझे क्या करना है, अगर मुझे pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, पूरे 0.5 में से, हाँ जी पूरे 0.5 में से मैं माइनस कर रही हूँ z की वैल्यू जो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 2 के बीच में लाई करती है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, समझ आई चीज। तो जो वही तो चीज मैंने बोली कि 0.5 में से इतना माइनस कर दो, तो ये लिख रही हूँ 0.5 में से pz 0 से 2 वाला माइनस कर दो, तो 0.5 माइनस क्या वैल्यू थी, 0.4772। मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ कैलकुलेट करके, 0.4772, दैट विल बी कितना आ रहा है मेरे पास, 0.0228। दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। तो आपने ये देखना है, ध्यान से समझो, जैसे ही z की वैल्यू आए, आपने क्वेश्चन में x की जगह z, जो भी x की वैल्यू थी वहां पे आपने z की वैल्यू डालनी है, जो साइन था सेम लिख देना। अब ध्यान से, जो z की वैल्यू थी z इक्वल्स टू 2, टेबल में से वही वैल्यू रफली देख के रख लो 0.4772, ठीक है। ये जो वैल्यू थी हमेशा, जैसे z 2 की थी तो इसका मतलब ये 0 से 2 तक की वैल्यू थी, ठीक है, हमेशा 0 से कैलकुलेट करता है ये। अगली बात सुनो, अब मुझे चाहिए था ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से उधर वाला एरिया चाहिए था, पूरा 0.5 है, अगर उधर वाला चाहिए तो 0.5 में से इधर वाला माइनस कर देती हूँ ना, तो ये आ जाएगा इतना बचा हुआ, वही लिखा है 0.5 माइनस 0 से 2 वाला माइनस किया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखो। अगर अभी भी डाउट है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको और अच्छी चीजें समझ आएंगी, आराम से देखो। अगला क्या है, px ग्रेटर देन, नहीं आप लेस देन इक्वल्स टू 15। पहले z निकालते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना है 15, म्यू मेरे पास कितना था 9, सिग्मा कितना था 3, दैट विल बी 6/3 अगेन 2, वही सेम रहा। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब मेरा जो px लेस देन इक्वल्स टू 15 था वो बन चुका है pz
x की जगह z, सेम साइन, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैं अब फिर से कर्व बना के देखती हूँ, अगर कर्व बना के देखा जाए, मुझे पास ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 2 है, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 सेंटर में था ना हमारे पास, तो ये मेरा 2 है। मुझे अब जो एरिया चाहिए, जो मुझे आंसर चाहिए, अब लेस देन 2 चाहिए। लेस देन 2 का मतलब क्या है? ये सारा एरिया। लेस देन 2 का मतलब क्या है? ये सारा एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया तो 0.5 होता है पूरा, ये एरिया कितना होता है? 0.5, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। और 0 से 2 का आंसर कितना है? 0.4772। 0 से 2 का आंसर का मतलब क्या है? बस आपने टेबल में 2 के आगे वाली वैल्यू देखनी है, उसका मतलब यही होता है कि 0 से 2 तक का डिस्टेंस 0.4772, ये यहाँ लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे PZ लेस देन इक्वल्स टू 2 चाहिए, इसका मतलब क्या है? 0.5 प्लस दैट इज 0.4772, ये सारा एरिया आ जाएगा। आप 0.5 करोगे प्लस 0.4772 करोगे, यू विल गेट 0.9772, इसका आंसर आ गया। तो आपने ये कर्व से चीजें ध्यान रखनी है कि अगर 2 से लेस मतलब पिछला सारा लेना है, ये तो 0.5 था सारा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 2 का डिस्टेंस तो हम इसी वाले टेबल से निकाल लेंगे। मेरे पास आंसर आ गया 0.772। क्लियर है ये चीज? थर्ड पार्ट पे चले पक्का? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? दैट इज, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, बाकी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और अगर कोई डाउट रह जाता है यहाँ पे, तो धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? 0 से 9 के बीच में। ठीक है, z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे 2x की वैल्यू है, ये वाली भी, ये वाली भी। पहले एक थी, ये 50, ये 15, पहले एक एक वैल्यू थी। जब ऐसे 2 के बीच में लाइक कर रहा हूं, तो 2 वैल्यूज है मेरे पास, 0 भी और 9 भी। तो पहले मैं x को क्या डालूंगी? 0, और फिर x को क्या डालूंगी? 9। 2 आ जाएंगे मेरे पास, बिल्कुल आ जाएंगे। अब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x 0, म्यू मेरे पास कितना है? दैट इज 9 है, और सिग्मा कितना है? 3, दैट विल बी -3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव z आ सकते हैं। तो z मेरा कितना आया? -3 आ गया। आगे देखो x को कितना डालना है? 9, तो z इक्वल्स टू 9 माइनस 9 अपॉन 3। z की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मेरा क्वेश्चन था px 0 के 9 के बीच में, x की जगह z लिख दो। 0 डालने पे वैल्यू कितनी आई है? -3 लिख दो, और 9 डालने पे वैल्यू कितनी आई है? 0, ये लिख दो। तो जो मेरा नॉर्मल का क्वेश्चन था, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज हो चुका है। नॉर्मल क्वेश्चन किस में चेंज हो गया है? स्टैंडर्ड नॉर्मल में। अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यूज निकाल रहे होंगे। एक बात ध्यान रखना, जब हम ऐसे कोई कर्व बना रहे होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो -1 से हमें कोई डर नहीं है। देखो ये 0 है, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहता है। मैंने आपको बताया था कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ये दोनों होते हैं। तो अगर -1 भी लिखे है, तो हम इस टेबल से 1 के अकॉर्डिंग भी आंसर निकाले, प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्टेंस सेम ही रहना है। तो -1 बस ये बता दे कि लेफ्ट साइड है, मान ये बताता है राइट साइड है, लेकिन टेबल से अगर वैल्यू देख, आपको टेबल से सेम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन। देखो मेरा क्या है? z -3 और 0 के बीच में है, राइट? हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अब कर्व बनाते हैं इसकी। ये यहाँ पे है -3 और 0 के बीच में, राइट? जो -3 का 0 से डिस्टेंस होगा, वही तो 3 से डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होता है। तो माइनस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस टेबल में से ही वैल्यू देखूंगी। जो 3 के लिए वैल्यू है, वही -3 के लिए वैल्यू होगी, क्योंकि इनके डिस्टेंस सेम होते हैं। तो माइनस से डरना नहीं है, आपने ऐसे सोल्व करना जैसे 3 से कर रहे थे। तो 3 के आगे आंसर देखो, 3.0 के आगे आंसर है 0.4987। 0.4987। उन्होंने क्या कहा है? z की वैल्यू ढूंढो -3 और 0 के बीच में, मतलब ये वाली, राइट? लेकिन मुझे पता है जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस कहाँ होगा? इधर। तो मैंने टेबल में से 3 के लिए ही वैल्यू देख ली, दैट इज 0.4987, और यही इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे कोई हमने इधर उधर तो जाना नहीं, सिर्फ देखो ध्यान से, सिर्फ मेरे को इतनी ही चाहिए थी जगह, सिर्फ इतनी जगह, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ना आपके सामने ग्रीन कलर से, देखो सिर्फ इतना एरिया चाहिए था मुझे। ठीक है, बस इतना सा एरिया चाहिए था। लेकिन मुझे पता है
कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैंने 3 वाला ही देख लिया, वही आंसर -3 के लिए होगा। इतने का जो मेरा आंसर है दैट इज 0.4987। मैंने ये मार्क इसलिए किया, ये बताने के लिए कि दोनों सेम डिस्टेंस होते हैं। ये चीज क्लियर है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों पार्ट समझ आए आपको? समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी कोई डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या कह रहे हैं, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ टेस्ट। x क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स है। इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 100, हमें मीन कितना दिया हुआ है, दैट इज 100 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, दैट इज 15। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x डज नॉट एक्सीड दैट इज 130। हमें ये बताना है कि x 130 से ज्यादा नहीं होगा। x लेस देन इक्वल्स टू 130 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट इज x हमारा टेस्ट स्कोर था, उसने मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, उसने कहा है कि ये स्कोर 130 से ज्यादा नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो ध्यान से देखना। अब मेरे पास x है, सबसे पहला काम z में चेंज करना, तो z क्या होगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना है 130, 130 माइनस म्यू कितना है, दैट इज 100, सिग्मा कितना है 15, दैट विल बी 30/15। आंसर कितना आ जाएगा 2। ये मेरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, x से लेके कहाँ जाएगा, z में, साइन सेम रहेगा, 130 की जगह z की वैल्यू डाल दो 2, तो x लेस देन इक्वल्स टू 130 में ये z लेस देन इक्वल्स टू 2 पे चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला लगाना। दूसरी चीज, आप टेबल में से वैल्यू देख लो, जो यहाँ वैल्यू लिखी है कितनी है 2 की वैल्यू मुझे लर्न हो चुकी है 0.4772, क्योंकि बहुत बार यूज होता है, बहुत बार 0.4772, राइट। यहाँ पे हम क्या, हमारे को वैल्यू मिल गई, साइड पे रफली लिख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, कर्व बना के देखना है मुझे चाहिए क्या। मुझे चाहिए यहाँ पे z मेरा क्या होता है 0 होता है, मुझे यहाँ वैल्यू कहीं 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2। मुझे चाहिए z लेस देन इक्वल टू 2, कि मेरा जो z है वो 2 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 2 से लेस मतलब सारा, मतलब ये सारा चाहिए मुझे, है ना। 2 से लेस मतलब ये सारा चाहिए। ये वाला तो 0.5 होता है, इतना तो मेरे पास कितना होता है 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.4772, राइट। तो अगर मुझे ये पूरा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, बहुत ध्यान समझना। अगर मुझे पूरा चाहिए मैथमेटिकली कैसे लिखूंगी, 0.5 प्लस p कहाँ तक, z 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.5 पता है, और 0 से 2 तक की मैंने टेबल से निकाल ली। यहाँ पे 0.5 प्लस 0.4772, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज, अभी बता देते हैं, आंसर मेरे पास आ रहा है 0.9772। ऐसा एक पहले भी हम कर चुके हैं। यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, इजी है अगर आराम से चीजें देखो। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज इस क्वेश्चन पे, द एवरेज डेली सेल ऑफ 500 ब्रांच ऑफिसर्स इज दिस। कहते हैं एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, दैट इज हमारे पास मीन मतलब उसने कहा कि 500 ब्रांचेस की मीन सेल कितनी है 150,000, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। आगे देखो, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 15,000। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना है 15,000। एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, बताया हुआ है इन्होंने, इंडिकेट हाउ मेनी ब्रांचेस हैव बीन सेल्स बिटवीन 120,000 एंड 145,000, उसका 140,000 एंड 165,000। एक देखो बहुत ध्यान से, हमें एवरेज सेल बताई गई है 500 ब्रांचेस की, मीन बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। हमने ये बताना है कि कितनी ब्रांचेस की सेल 120 से 145 के बीच में है और कितनी की 140 से 165 के बीच में। करवा रही हूँ फर्स्ट पार्ट, ध्यान से चीजें समझना, बहुत ईजी है। हमें मीन कितना दिया हुआ है, दैट इज दिया 150,000, सब में 1000 लगा हुआ है, ठीक है। तो हम 1000 को ऐसे मान लेते हैं कि सबके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ नंबर कंसीडर कर लेते हैं। आपको याद है हम स्टैट्स में टेबल बनाते हैं, हम 50 यहाँ ऊपर लिख देते हैं इन लैक्स, कि हाँ सारी चीजें लैक्स में है, ऊपर बस हेडिंग दे दी, नीचे 50 20 30 लिखते हैं। ऐसे सिंपल इसमें भी अंडरस्टूड है कि सारी बातें 1000 में ही हो रही हैं, तो हम हर नंबर के साथ 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली सॉल्व करेंगे, लगाएंगे भी तो चीजें कैंसिल ही हो रही होंगी, तो हम 1000 नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर ले लेंगे। अंडरस्टूड ये चीजें कि 1000 में ही काम कर रही है, क्लियर है चीजें। जैसे आपको स्टैट्स में मैंने अभी बताया, लिखा होता है इन लैक्स, हम नंबर सिंपल लिख लेते थे। तो यहाँ पे मीन कितना लेंगे, दैट इज मीन मैंने लिया 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 50,
ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे 120 मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी कि जो मेरा x है दैट इज 120 से 145 के बीच में होगा। x मतलब क्या है, x यहाँ पे सेल्स है कि सेल्स जिनकी 120 से 145 के बीच में होगी, पहले उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। ब्रांचेस कैसे निकालेंगे वो मैं अभी समझाती हूँ। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया। मुझे 500 ब्रांचेस की मीन, सेल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। फिर बता रहे कितनी ब्रांचेस हैं, मतलब हमें बताना है फिर कि कितनी ब्रांचेस हैं जिनकी सेल 120 से 145 के बीच में है, वो अब हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। मैंने प्रोबेबिलिटी x ले लिया 120 से 145 के बीच में, बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी है। सबसे पहला काम क्या है, हमें z निकालना। z क्या होते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट। x की वैल्यू हमारे पास 120, 145 दो है यहाँ, तो दोनों डालेंगे। पहले x को डालते हैं, दैट इज 120, राइट। यहाँ क्या बनेगा 120, म्यू कितना है मेरे पास 150, और नीचे क्या आएगा दैट इज 50, माइनस 30 अपॉन 15, आंसर कितना आया -2, तो z की वैल्यू एक -2 आ गई। दूसरी निकालते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 145, तो यहाँ पे z की वैल्यू 145 माइनस 150 अपॉन कितना आ जाएगा 50, 145 माइनस 150 कितना आएगा -5/50, दैट इज -1/3। 1 को डिवाइड करो 3 से, आंसर आ रहा है 0.33, माइनस 0.33। ऐसे तो 0.333 आता जा रहा है, लेकिन 2 डिजिट तक लिख लिया ताकि एक्यूरेसी रहे, ठीक है। अब हमारा ये चेंज हो चुका है, प्रोबेबिलिटी जो x में थी किस में चेंज होगी, z में। जब मैंने 120 डाला वैल्यू कितनी आ रही थी -2, और जब मैंने सेम साइन रहेंगे यही वाले, और जब 145 डाला वैल्यू कितनी आ रही है -0.33, साइन सेम रहने वाले। जब हमने एक बार ये z कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने टेबल देखना है, बहुत सिंपल है। वैल्यू किसकी -2 की, नेगेटिव से डरना नहीं, टेबल में हमने पॉजिटिव के लिए ही वैल्यू देखनी होती है, क्योंकि चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव में सेम रहता है। 0 से +2 का डिस्टेंस हो, -2 का, वो सेम रहता है, वो तो बस डायरेक्शन बताने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव है। तो हम टेबल से सिर्फ 2 की वैल्यू देखेंगे, माइनस की कोई जरूरत नहीं है टेबल में कंसीडर करने की, ठीक है। अब 2 के सामने वैल्यू देखो, 2.0 के सामने कितनी वैल्यू है 0.4772, रफली यहाँ पे लिख के रख लो। दूसरी क्या है 0.33, क्या है 0.33, तो आप 0.3 का 3 के नीचे देखिए, ये देखो ये रहा 3, यहाँ पे इसके नीचे जाके देखो क्या वैल्यू आ रही है 0.1293, 0.33 है ना, तो 0.3 का ऊपर से जो 3 है उसके नीचे जाके वैल्यू देखो 0.1293, वो यहाँ पे आपने साइड पे लिख लेनी है। अब चलते हैं हमारी कर्व के ऊपर, बहुत इजी सिंपल, ध्यान से चीजें समझना। ये मैंने क्या बनाई, ये कर्व बनाई, ठीक है। बातें कहाँ हो रही हैं 2 और 0.33 के बीच में, -2 यहाँ होगा और -0.33 यहाँ होगा। मुझे इसके बीच का चाहिए, है ना, इसके बीच का ही सब आंसर चाहिए ना मुझे, बिल्कुल। लेकिन जो मैंने टेबल से निकाले वो हमेशा 0 से वैल्यू बताता है। ये जो 0.4772 वैल्यू है, ये मेरी 0 से डिस्टेंस है, दैट इज 0.4772, ये 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस है। ये वाला 0.1293, ये भी मेरा 0 से लेके यहाँ तक का, ये 0 से है, तो यहाँ का डिस्टेंस है दैट इज 0.1293। फिर तो ये भी कवर हो रहा है, इसमें ये वाला डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, पर मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, 0 से 2 में ये भी हो रहा है, 0.3 से अगर मैं डिस्टेंस यहाँ टेबल से चेक कर रही हूँ, उसमें तो ये वाला एरिया भी आ रहा है। मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए नहीं, मुझे बस इतना एरिया चाहिए, क्योंकि z मेरा -2 से बड़ा है, मतलब इधर आएगा, और -0.33 से छोटा है, मतलब इधर आएगा, ये वाला रहेगा। ये चीज क्लियर है। आप कहोगे मैम -2 से बड़ा इधर क्यों है, जब नेगेटिव होता है, अगर हम कहते हैं -2 से बड़ा चाहिए तो हमें -1 चाहिए होता है। मैथ्स में 1 जो है 2 से छोटा है, ये बात पता है कि नहीं, 1 जो है 2 से छोटा है, लेकिन -1 -2 से बड़ा होता है। जब मैं कह रही हूँ -2 से बड़ा जाना है, मतलब मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो -2 से इधर जाना चाहती हूँ, 0.33 से इधर आना चाहती हूँ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो। ध्यान समझना, ये पूरे देखो, पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगी, सिर्फ यही वाला डिस्टेंस तो बचेगा और यही मुझे चाहिए।
है ना, यही वाला एरिया बचेगा, वही मुझे चाहिए। तो इसको लिखना कैसे है मैथमेटिकली वो देखो, ये सब मैं रब कर रही हूँ। इसको लिखना ऐसे है कि अगर मुझे P चाहिए दैट इज कहाँ से कहाँ तक, -2 से बड़ा दैट इज 0.3 से छोटा, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो Z है कहाँ से कहाँ के बीच में, दैट इज -2 से लेके 0 के बीच में, ये पूरे Z में से ये वाला पोर्शन माइनस कर रही हूँ। और ये वाला पोर्शन है क्या मेरा, 0 से 0.3 वाला, -P जो मेरा Z है वो -0.33 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये चीज क्लियर है, डायग्राम से भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला से क्लियर हो गया, पक्का देख लो अच्छे से। इसमें से ये देखो जो 2 तक का डिस्टेंस, दोबारा एक बार बता रही हूँ, ये जो डिस्टेंस मैंने टेबल में से लिया है, ये 2 वाला ये पूरा था और ये 3 वाला यहाँ ये पूरा था, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो मैंने इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया, सिर्फ इतना पोर्शन बच गया। उसको लिखना कैसे है, -2 से 0 वाले में से माइनस कर दो 0.3 से 0 वाला, ये चीज समझ आई, पक्का। अब वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या डालेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी 0.4772 और इसकी वैल्यू क्या थी 0.1293, तो आंसर क्या आएगा 0.4772 माइनस 0.1293, आंसर इज 0.3479। ये प्रोबेबिलिटी आ गई जिनकी सेल्स लाई करती है दैट इज बिटवीन 120 एंड 145। मुझे सेल्स नहीं, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस, हाउ मेनी ब्रांचेस, तो आपके पास जितनी ब्रांचेस थी उसको इस आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इनटू 500। आप इसको 500 कर देना, दैट विल बी, आंसर कितना आएगा 500 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 173.95। ऐसे ये हो नहीं सकता, दैट विल बी 173.95 ब्रांचेस तो नहीं हो सकती ना, जैसे चेयर्स 1 2 3 होती है, 2.5 चेयर्स नहीं हो सकती, वैसे ब्रांचेस भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो मेरे पास ब्रांचेस का आंसर 173.95 आ रहा है, उसको आप टोटल नंबर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 500 से, आपके पास ब्रांचेस आ जाएंगी जिनकी सेल्स लाई करती है दैट इज 120 एंड 145 के बीच में। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे जो भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, क्वेश्चन में जरूर देखो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ब्रांचेस, तो जो उसका नंबर क्वेश्चन में दे रखा है फाइनल आंसर को उससे मल्टीप्लाई करो, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट की कितनी ब्रांचेस हैं जिनकी सेल्स 140 से 165 के बीच में लाई करती है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसी के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको टेबल देखना आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स को जेड में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स को जेड में चेंज करना। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, दैट इज आपने टेबल से वैल्यूज निकाल लेनी है। थर्ड चीज क्या है, कर्व से चीजें देख लो, प्लस माइनस कहां करनी है, बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी, आराम से चीज समझो, डिफिकल्ट नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।